सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइज। इससे पहले हमने एक वीडियो तैयार की थी, वो टॉपिक उसमें था सेल। तो सेल में क्या होता है, सेल कितने अंग होते हैं, सेल क्या है, सेल को हम इकाई क्यों कहते हैं, अंग ना कह के इकाई क्यों कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो कोशिका है वो एक कोशिका क्या है, कोशिका एक इकाई है, अंग क्यों नहीं है। क्योंकि कोशिका में बॉडी में जितनी सारी क्रियाएं होती हैं वो हमारी जो कोशिका होती है वो सारी क्रियाएं वो अकेला करता है। यानी जितनी क्रियाएं हमारी बॉडी मिल के करता है वो सारी क्रियाएं कोशिका अकेले करता है। इसलिए कोशिका को हम इकाई कहते हैं, अंग नहीं कहते हैं। ठीक है। फिर कोशिका के अंतर्गत जितने भी अंग होते थे उनको हमने बताया, वो चाहे कोशिका झिल्ली हो, सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी बॉडी हो, वैक्यूल्स हो, रसधानी हो, सीलिया फ्लेजला हो, जितने भी अंग होते हैं उन सभी को हमने बताया था। न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र हो, इन सभी चीज़ों को हमने फुल डिटेल से वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। पर इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, वरना ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो उस वीडियो का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। आप पहले वो वीडियो देखिएगा फिर ये वीडियो देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइज आज के हम टॉपिक पर बढ़ेंगे। सेल है, सेल का जो है पार्ट 2। आज हम बताएंगे सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है गाइज वो क्या होती है, एक प्रकार की प्रारंभिक कोशिका होती है। प्रारंभिक का मतलब होता है कोई किसी क्रिया का शुरुआती चरण जिसे कहते हैं, बनना, स्टार्ट होना, क्रिया का आरंभ होना क्या कहलाएगा, प्रारंभिक कहलाएगा। बात कर रहे हैं हम सेल की, इसलिए प्रारंभिक सेल बोली जाती है, यानी कि प्राइमरी सेल बोली जाती है, प्रारंभिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है एक प्रकार की प्रारंभिक कोशिका होती है। अगर ये प्रारंभिक है तो ये क्या होगी, अविकसित होगी, यानी कि पूर्ण विकसित नहीं होगी। अविकसित का मतलब इसमें पूरे अंग नहीं होंगे, जितने कि सारे अंग एक कोशिका में होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जितने प्रकार की सेल आएंगी उनमें वो क्या होंगे, अविकसित होंगे, सभी अंग नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। केवल क्या होंगे, मुख्य अंग इसमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए नील हरित शैवाल, या अगर कोई आपसे ये पूछे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है तो डेफिनेशन में क्या कहा जाएगा कि जो जंतु हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उन जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ये कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं और इनकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, अविकसित होती है, यानी कि इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते होंगे। उदाहरण के लिए यानी कि इसमें मुख्य अंग पाए जाएंगे, उदाहरण के लिए नीलहरित शैवाल। गाइज उससे पहले यूकैरियोटिक कोशिका पे बढ़ने से पहले जो गाइज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो इस चैनल से अपलोड की जाती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसको हम 2 भागों में गाइज डिवाइड करते हैं, एक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका और पादप जो कोशिका है उसको हमने कंबाइंड में पढ़ लिया, यानी कि कोशिका को हमने पार्ट 1 में कवर किया है। जितने भी अंग हैं उसमें हमने ये नहीं बताया कि ये प्लांट सेल है या पादप सेल है, दोनों को मिक्स करके मैंने पढ़ाया था, यानी कि कंबाइंड पढ़ाया था। तो आज हम उन दोनों में क्या देखेंगे, डिफरेंट देखेंगे। पर उससे पहले एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंट करने से पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका सेल का क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका में जो डिफरेंट है उसकी तरफ, यानी कि अंतर की तरफ। गाइज अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ें सेम पाई जाती हैं। ऐसी कौन कौन से अंग हैं जो कि सेम होंगे प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो गाइज हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम सीलिया और फ्लेजला की।
तो जो सीलिया और फ्लेजला है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाएगी और यूकैरियोटिक में। सीलिया और फ्लेजला क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे रोए होते हैं, बाल होते हैं, वैसी एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं सीलिया और फ्लेजला। छोटे हैं तो सीलिया, बड़े हैं तो फ्लेजला बोला जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए या यूकैरियोटिक सेल की। प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो गाइज आगे क्या है, डीएनए और जीवद्रव्य। जो डीएनए है न्यूक्लियस, तो डीएनए सब में पाया जाएगा और जीवद्रव्य भी इसमें यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी डीएनए और जीवद्रव्य। डीएनए यानी कि डीएनए नहीं होगा तो आनुवांशिक जो क्रियाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी नहीं, जीवद्रव्य नहीं होगा तो सारे अंग आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, यानी कि कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जब प्रकाश संश्लेषण झिल्ली होती है, यानी कि भित्ति सेल, वो किस में पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाएगी और यूकैरियोटिक में भी पाई जाएगी। पर आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण क्या किस में होती है, जंतुओं में होती है, नहीं, किस में होती है, पौधों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो झिल्ली है क्रिया के लिए वो किस में पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में है। पर आपको याद रखना है कि एनिमल सेल में नहीं होगी, किस में होगी, प्लांट सेल में पाई जाएगी, ठीक है। फिर भित्ति सेल का मतलब क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक में भी होगी और यूकैरियोटिक में भी होगी। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल आकृति और सुरक्षा प्रदान करता है, पर सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, ना कि एनिमल सेल में। एनी सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है और जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। जो सेल वॉल होती है वो पेड़ पौधों में आकार डिसाइड करती है और क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम हमने पहले ही बताया था, जब राइबोसोम को हमने डिटेल में बताया था इससे पहले वाली क्लास में, तो हमने कहा था राइबोसोम क्या होता है, दो प्रकार का होता है, 70S और 80S, 17 एंड 80S। तो जो 17 होता है वो प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक का सीधा हमने डेफिनेशन दी थी कि ऐसे जंतु की कोशिकाएं जो हमें नग्न आंखों से जंतु नहीं दिखाई देते हैं, उन जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S प्रकार का पाया जाएगा। और जो यूकैरियोटिक सेल मतलब जिन जंतुओं को हम या जिन पौधों को हम नग्न आंखों से, नॉर्मल अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो या दिखने वाले पेड़ पौधे हो, तो उसमें क्या पाया जाएगा, जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण ही नहीं होगा, तो यानी कि जीवन नष्ट हो जाएगा। तो राइबोसोम अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक की अगर बात करेंगे तो 70S, यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो 80S, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में डिफरेंट लाती हैं। ये तो हो गई सेम चीज़ें, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये छोटी होती है, आपको हम पहले बता चुके हैं। ये क्या है, प्रारंभिक कोशिका अविकसित है, तो ये कोशिका कैसी होगी, छोटी होगी। यूकैरियोटिक की जो कोशिका होगी गाइस वो क्या होगी, बड़ी होगी। फिर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी वो क्या होगी, अविकसित कोशिका होगी, क्योंकि इसमें पूर्ण अंग नहीं होंगे। बताइए शोषण किसके द्वारा होगा, जीवद्रव्य के द्वारा। तो क्या जीवद्रव्य कोई शोषण करने की क्रिया अंग है, नहीं। जो यूकैरियोटिक में होगा वो शोषण किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की अविकसित कोशिका है। और जो यूकैरियोटिक की कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि इनको सारे काम करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। जैसे कोशिका का पाचन करने के लिए लाइसोसोम होता है, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोटीन के निर्माण के लिए राइबोसोम होता है। पिलर का काम, कोशिका को सहारा कौन प्रदान करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रदान करता है। तो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। इसके लिए जो यूकैरियोटिक की कोशिका है इसमें बहुत प्रकार के अंग हैं, मतलब हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग उसमें सीमित हैं। फिर
बात करते हैं हम श्वसन। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें उसमें श्वसन पहले बता चुके हैं हम कि किसके माध्यम से होगा, जीव द्रव्य के माध्यम। ये है कोशिका, इसमें जीव द्रव्य भरा हुआ। अब बात आ रही है जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य का क्या मतलब होता है? इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और इसके अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो श्वसन किसके द्वारा होगा, जीव द्रव्य के द्वारा। ये जो भरा हुआ है इसके द्वारा होगा। यूकैरियोटिक में जीव किसके द्वारा श्वसन होता है, इसमें एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, श्वसन होता है। ऊर्जा का निर्माण, श्वसन क्रिया भी करता है, ऊर्जा का निर्माण भी करता है और ऊर्जा का संग्रह भी करता है, यानी कि स्टोर करता है। इसीलिए माइटोकांड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल की पावर हाउस है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कोशिका जो भित्ति थी, इसमें प्रोकैरियोटिक में पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होगी पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होगी। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी इसमें किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। और जो ये भित्ति सेल है यानी कि सेल वॉल है, ये केवल पादप सेल में पाया जाता है, जंतु सेल में इसका कोई काम नहीं होता, यानी कि वो होता ही नहीं है, तो काम की तो बात ही नहीं है। पर ये बनी किसकी होती है, पेप्टोग्लाइकॉन की, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर राइबोसोम हम बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S होता है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें बोला गया है कि इसमें सभी अंग नहीं होते हैं। इसको अपूर्ण बताया गया है, पूर्ण विकसित नहीं होती है, ये प्रारंभिक सेल है। अगर इसमें सारे अंग होते तो इसको हम प्रारंभिक सेल नहीं कहते, अविकसित नहीं कहते, ये नहीं कहते कि इसमें मुख्य अंग होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन से अंग हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो श्वसन किससे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा था। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। गाल्जी बॉडी इसमें पाया जाता है। गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, परिवहन करना। फिर सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग, किसको कहते हैं, लाइसोसोम। ये क्या करता है, कोशिका का पाचन करता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। गाइज अब हम बात करेंगे जंतु सेल यानी कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंट। तो अब हम देख लेते हैं गाइज, कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंट की। तो पहले हम क्या देखेंगे, सेम वाले को हमने बीच में रखा है, ऐसा मटेरियल जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाता होगा। तो सेल झिल्ली की बात करते हैं। झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, कोशिका में जितने भी अंग होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, उसी के अंदर होते हैं। ठीक है गाइज, तो जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, श्वसन करना, ऊर्जा का निर्माण करना और ऊर्जा को स्टोर करना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होगा, दोनों में होगा। फिर हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम क्या है, हमने पहले ही बताया, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में होते हैं ऐसे जंतु की कोशिकाएं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं जंतु, उनकी कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S का पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S का पाया जाता है। और यूकैरियोटिक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो जो राइबोसोम है वो किस प्रकार का होगा, 80 प्रकार का, और ये दोनों सेलों में पाया जाएगा। इनका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब हम गाइस देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है गाइस, उसको हम बोलते हैं अंतःप्राद्रव्यीय जालिका।
क्या बोलते हैं, अंतःप्राद्रव्य जालिका, यानी कि ये क्या करता है, ये कोशिका का आंतरिक कंकाल माना जाता है और इसका कार्य होता है कोशिका को सहारा प्रदान करना। यानी कि जैसे कि मोनोबॉडी है, मोनोबॉडी में अगर हमारा कंकाल ना हो तो हम क्या उठ पाएंगे, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, हमारी आंत अलग होगी, हमारे सारे अंग हम अलग अलग होंगे, शरीर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, कोशिका में पिलर का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो कोशिका हमारी क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, और कहीं गलती से लाइसोसोम फट गया तब तो कोशिका का कल्याण हो जाना, यानी कोशिका को वो मृत बना देगा। तो कोशिका जीवित नहीं रह सकती बिना पिलर के, ठीक है। यानी कि पिलर का काम कौन करता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो इस तरह कुछ दिखाई देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रफ स्मूथ पार्ट होता है और ये रफ होता है। रफ वाले पे कुछ धब्बे हमको देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, और जो स्मूथ पार्ट होता है वो बिल्कुल चिकना होता है। तो चिकना पार्ट क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, और जो रफ वाला पार्ट होता है यानी कि जिसपे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं वो क्या होता है, राइबोसोम चिपके होते हैं, और राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये हो गया ईआर का काम। मेन काम क्या है, ये आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। फिर गाइस हम देख लेते हैं ग्लाजी बॉडी, ठीक है गाइस। गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी की जो है खोज की थी कैमलो गॉल्जी ने। कैमलो गॉल्जी ने गाल्जी बॉडी की खोज की और इन्होंने उसका नाम दिया अपने नाम पे गाल्जी बॉडी, यानी कि गाल्जी का। इसका कार्य होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा का निर्माण किया है उसको पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। जहां पे ऊर्जा की आवश्यकता हो वहां पे गाल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा को पहुंचाता है। ऊर्जा बनाता तो माइटोकॉन्ड्रिया है, स्टोर भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पर परिवहन का जो कार्य होता है वो गाल्जी बॉडी करता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, डीएनए और आरएनए होता है, और उसमें क्या होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है, ठीक है। मतलब जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, केंद्रक में। तो ये एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। फिर हम बात कर लेते हैं सेंट्रोसोम, यानी कि तारक काय की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा केंद्रक में तो कोई भी कोशिका मर जाएगी, तो उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अगर तारक काय नहीं हो, तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम ना हो तो कोशिका क्या करेगी, विभाजन नहीं कर पाएगी, यानी एक कोशिका से जो दूसरी कोशिका, दो कोशिकाओं का निर्माण होना होता है वो क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाएगा, एनिमल प्लांट और एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी। अब हम बात कर लेते हैं जो चीज़ें दोनों में पाई तो जाती हैं पर उनके आकार में क्या होता है, अंतर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोशिका होती है। कोशिका जंतु में गोल होती है और आकार कैसा होता है, छोटा होता है। प्लांट में क्या होता है, कोशिका चौकोर होती है और कैसी होती है, बड़ी होती है। तो ये कह सकते हैं प्लांट की कोशिका छोटी होती है, एनिमल की कोशिका छोटी होती हैं और प्लांट की कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। एनिमल की कोशिकाएं गोल होती हैं, प्लांट की कोशिकाएं चौकोर होती हैं, ठीक। फिर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, रसधानी। रसधानी क्या होती है, जंतुओं को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जंतु कोशिका में वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। रसधानी क्या करते हैं, पानी का संग्रह, जल का संग्रह कौन करता है, वैक्यूल्स करते हैं। तो इनका कार्य जंतुओं में कम होता है, यानी पानी का संग्रह कम करना पड़ता है, इसलिए वैक्यूल्स जंतुओं में छोटे होते हैं। और पादप सेल में यानी प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फिर हम गाइस बात कर लेते हैं ऐसा मटेरियल जो एनिमल सेल में अगर है तो प्लांट सेल में नहीं होगा, अगर प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं मेन डिफरेंस क्या होता है। सीलिया और फ्लेजला, सीलिया और फ्लेजला हमने बताया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी बालों के समान संरचना होती है, और ये क्या करती हैं, कोशिका के बाहर जितने भी मतलब पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कौन करता है, सीलिया और फ्लेजला। सीलिया बड़ा होता है, फ्लेजला छोटा होता है, ठीक है। ये सीलिया और फ्लेजला हो गया। सीलिया फ्लेजला क्या होता है, कोशिका का एक आउटर भाग होता है, आउटर पार्ट ऑफ कोशिका, कोशिका का जो है बाहर का भाग होता है। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम
कोशिका के अंदर पाया जाता है और ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम को हम हिंदी में आत्मघातक थैली बोलते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम भरा होता है जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या एंजाइम होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। कोई भी कोशिका का अंग जब सही से कार्य नहीं करता है या कोशिका हमारी सही से वर्क नहीं करती है तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और कोशिका को जला देता है, यानी कि कोशिका मर जाती है। यानी कि ये क्या करता है? कोशिका का पाचन करता है। तो इसलिए अपने आप को नष्ट करने की क्षमता होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। कोशिका के अंदर एक सुसाइड बैग होता है जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं और इसको हम आत्मघातक थैली बोलते हैं। कोशिका का आइटम बॉम्ब भी हम लाइसोसोम को बोलते हैं। और जो लाइसोसोम होती है वो प्लांट्स में सेल में नहीं पाई जाती है। और नोटेड पॉइंट ये है कि लाइसोसोम जंतुओं में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें भी लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पादप कोशिका की, यानी प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में सेल वॉल, हमने फर्स्ट पार्ट में सेकेंड अंग बताया था सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? कोशिका झिल्ली के बाद पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल नामक एक भित्ति पाई जाती है जो कि क्या करती है? पेड़ पौधों को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है और ये जंतु सेल में नहीं पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड जो है पौधों में, पेड़ पौधों में होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। तो हरित लवक पता होगा, हरे कलर का दिख रहा होगा आप सभी को, मतलब हरित से ही समझ में आ रहा होगा। ये तनों और पत्तियों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है पौधों में भोजन का निर्माण करना। फिर जो सेकंड पार्ट होता है अवर्णित लवक, इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी कि ये रंगहीन होता है और ये पादप की जो जड़ें होती हैं यानी कि मूल में होता है और ये बने हुए भोजन का संग्रह करता है। फिर हम बात करते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या करता है? जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है, पौधों के माध्यम से हम खाते हैं, उसको कलर प्रदान करना। तो जेंथोफिल, जो पौधों में फलों का रंग पीला होता है, वो किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। तो प्लास्टिड जो है यानी कि लवक जो है वो प्लांट सेल में पाया जाएगा पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, इसीलिए ये प्लांट सेल में होता है। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते नहीं है, अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है, जंतु पे निर्भर होते हैं या तो पेड़ पौधों पे निर्भर है, तो इसलिए ये एनिमल सेल में नहीं प्राप्त होता है। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून।